नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। कल जिस प्रकार से महाराष्ट्र की घटना घटी, निश्चित तौर पर कहा जाएगा कि एक बार फिर से एनडीए ने, प्रधानमंत्री मोदी ने, गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी कूटनीति दिखाया है और कहा जा रहा है कि जो महाराष्ट्र में घटना घटी है वह बिहार में भी घट सकती है। इन्हीं विषय पर बात करेंगे। हमारे साथ बीजेपी के युवा नेता ऋतुराज सिन्हा जी। सर, महाराष्ट्र की जो घटना घटी, क्या कहेंगे सर? देखिए, महाराष्ट्र की घटना इस बात का सूचक है कि आज के डेट में जो भी सक्रिय पॉलिटिकल लीडर है, जो जनता की आवाज़ सुन रहा है और जनता और ज़मीन से जुड़ा हुआ है, उसको स्पष्ट रूप से ये फीडबैक ग्राउंड से मिल रहा है कि 24 में देश को मोदी जी ही चाहिए। और शायद यही कारण रहा, जैसा कि अजीत पवार जी ने स्वयं बताया। अजीत पवार जी बहुत कद्दावर नेता हैं, महाराष्ट्र के लंबे समय से राजनीति में हैं। उन्होंने इतना बड़ा फैसला अगर लिया है, और सिर्फ उन्होंने नहीं, साथ में छगन भुजबल जो पहले महाराष्ट्र के उच्च पद पर रह चुके हैं, प्रफुल्ल पटेल जो केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, इस तरह के लोग एनसीपी से आए, तो कहीं ना कहीं मैसेज क्लियर है कि देश का डिमांड 24 में मोदी जी के लिए ही है, चाहे वो डरा धमका कर क्यों न किया जाए। डराने धमकाने का क्या सवाल है। मेरा ये मानना है कि आजकल एक पैटर्न बन गया है कि जब आप चुनाव हार जाइए तो ईवीएम पे उंगली उठा दीजिए। लेकिन कर्नाटक में ईवीएम बच गई सर। हम यही कह रहे हैं कि आप चुनाव माइनस हो जाइए तो ईवीएम में आरोप लगा दीजिए। आपकी पार्टी को आप संजो नहीं पाइए, आपकी पार्टी टूट जाए तो उसको आप भाजपा और जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ईडी और सीबीआई जैसे, उन पे उंगली उठा दीजिए। मैं इस पॉलिटिक्स में नहीं जाता हूं। मैं बात ये कह रहा हूं कि क्या सिर्फ जोर जबरदस्ती से अजीत पवार जी जैसे सुलझे हुए पॉलिटिकल नेता को आप कोई इतना बड़ा फैसला करने के लिए मजबूर कर सकते हैं? और चलिए, अजीत जी को आपने कर दिया, प्रफुल्ल जी को भी आपने कर दिया, और छगन जी को भी आपने कर दिया, और सबको आपने कर दिया, तो ये तो गलत है। कहीं ना कहीं मोदी जी का जो ब्रांड है, मोदी जी की जो डिमांड है, उसको लोग अंडर एस्टिमेट करने का प्रयास करते हैं, पर वो होगा नहीं। छगन भुजबल तेलगी स्टाम्प घोटाले में सजा आरोपी रहे, सीबीआई जांच के कारण 2 साल जेल में रहे। आपके यहाँ शामिल हो गए, वॉशिंग मशीन से धुल गए, साफ हो जाएंगे। देखिए, ऐसा नहीं है। मेरा मानना है कि अगर किसी व्यक्ति पर किसी प्रकार का आरोप है, राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले किसी नेता पे किसी प्रकार का आरोप है और वो जांच के अधीन है या केस चल रहा है उस पे, तो उस पे जो न्याय संगत होगा वही फैसला होगा। मैं आपको फिर एक बार रिमाइंड करना चाहता हूं कि ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, जो पूरा देश मानता है कि 9 साल बिना किसी घोटाले, बिना किसी करप्शन, बिना किसी स्कैम पे देश चला है। देश जानता है कि जब मोदी जी कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो वो सिर्फ कहते नहीं है, वो उसको कार्यान्वित करते हैं। देश ये मानता है कि अगर किसी भी ऐसे व्यक्ति पे कोई चीज प्रमाणित हो जाएगी, साबित हो जाएगी, तो मोदी जी वो व्यक्ति नहीं है जो उसे छोड़ेंगे। लेकिन सर, आपकी बात सत्य है, कोई घोटाला नहीं हुआ 9 साल के कार्यकाल। लेकिन यह भी चीज़ सर आपको मानना होगा कि किसी पार्टी के अगर दागी व्यक्ति, जैसे हमने उदाहरण के तौर पर छगन भुजबल जी का नाम लिया, आपके पार्टी में अगर शामिल होते हैं तो फिर वो वॉशिंग मशीन से धुल कर निकल जाते हैं। नहीं, देखिए, जनरलाइजेशन की बात है कि आपने सबको एक बार में लिपापोती कर दिया। ये ऑपोजिशन का नैरेटिव आप मुझसे पूछ रहे हैं। मैं एक सीधी सी बात करता हूँ, बिहार पे आ जाइए। नीतीश कुमार जी पे कितना इंक्वायरी बैठा? नीतीश जी पर नहीं बैठा क्योंकि नीतीश जी की छवि ऐसी है। नहीं, नीतीश जी की एक और कारण है सर कि एक खिड़की खुली रखते हैं। नहीं, ऐसा है, नीतीश जी आज के डेट में जन समर्थन खो रहे हैं। आज के डेट में नीतीश जी की पॉपुलैरिटी घट रही है, ये सब जानते हैं। लेकिन बिहार पर आ रहे हैं, एक दो सवाल एक सेकंड सुन लिया जाए बस मेरी बात। नीतीश जी इसके बावजूद किसी भी शक के घेरे में नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी जीवन भर ईमानदारी से काम किया। मोदी जी
ने हाल फिलहाल में कहा था कि इकलौता सोशलिस्ट लीडर। चलिए, आपकी बातों से हमें वो संकेत मिल गया जो इन दिनों लगातार मिल रहा है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। महाराष्ट्र की राजनीति में एक दो सवाल सर। अजीत पवार के इस कदम का राष्ट्रीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, अजीत पवार जी के इस कदम का एक बड़ा प्रभाव महाराष्ट्र पे तो पड़ा ही है। देश भर की राजनीति में जितने भी लोग बॉर्डर पे अटके हुए हैं कि मोदी जी का समर्थन करें ना करें, वैसे कई लोगों को इससे एक बड़ा संकेत मिलने का काम हुआ है। सबको ये बात, हर एक प्रदेश में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि लगभग मन बना चुके हैं कि मोदी जी का समर्थन करना है 24 के लिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ आना है, परिवारवाद के खिलाफ खड़ा होना है, भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा होना है। पर कई बार बड़े फैसले लेने के पहले असमंजस का एक समय आता है। मुझे लगता है जब पवार जी जैसे बड़े और सुलझे नेता ऐसा कदम लेते हैं तो कई ऐसे प्रदेशों में आपको इस क्रम में लोग दिखेंगे जो आप खुल के मोदी जी के साथ आएंगे और मोदी जी को प्रचंड बहुमत से पुनः देश का प्रधानमंत्री बनवाने के लिए करेंगे। इस कदम से तो आप लोग का महाराष्ट्र की राह लोकसभा के लिए एकदम आसान हो गई। देखिए, चुनाव में अभी समय है, लेकिन हाँ, ये बात सही है कि महाराष्ट्र के जनता का क्या मूड है उसको देखते हुए शिवसेना लगभग हमारे साथ है और अब एनसीपी भी हमारे साथ है। तो स्पष्ट बात है कि महाराष्ट्र की जो सीटें हैं और महाराष्ट्र में जो जनता है उनका ऐसा मन होगा तभी महाराष्ट्र के नेता ऐसे निर्णय ले रहे हैं। सर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बारे में कहा जाता है कि कहीं सरकार बनानी हो कहीं गिरानी हो तो अमित शाह को बुलाइए। आप उनकी टीम में हैं, निश्चित तौर पर आपकी योग्यता है जो आप अमित शाह जैसे व्यक्ति की टीम में हैं। शरद पवार जैसे नेता को, जिनका न सिर्फ महाराष्ट्र में बड़ा कद है बल्कि देश की राजनीति में एक नाम है, कैसे उनको आप लोगों ने डैमेज कर दिया? कहा जा रहा है कि 40 विधायक करीब आपके साथ है, 35 से 40। देखिए, ये शरद पवार जी बहुत कद्दावर नेता हैं। शरद पवार जी ऐसे व्यक्ति हैं जो शायद सबसे कम उम्र में जो कुछ लोग मुख्यमंत्री बने महाराष्ट्र जैसे बड़े प्रदेश के, शरद पवार जी का एक बड़ा इतिहास रहा है, उनका हमारा बहुत सम्मान करते हैं हम। मेरा बस ये मानना है कि शरद पवार जी ने हाल में कुछ दिनों में जो फैसले लिए, उन्होंने कहीं ना कहीं अपने परिवार को ध्यान में रख के निर्णय लिए, परिवार को आगे बढ़ाने के लिए निर्णय लिए, ना कि देश और समाज को आगे बढ़ाने। यही गलती कर गए। इसी का रिजल्ट है कि इतना बड़ा रिएक्शन शायद हुआ। अब सर, बिहार पर आते हैं। एक आध सवाल बिहार को देखते हैं। अवश्य। लगातार इन दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस प्रकार से अपने एमएलए से, एमएलसी से, कल एमपी से मिले हैं, क्या मतलब लगाया जा रहा है? हर लोग अपने अपने तरीके से इसे कह रहे हैं कि सरकार गिर जाएगी, जदयू टूट जाएगा, महागठबंधन में छेद तो आप लोगों ने पहले ही दिन कर दिया जो नजर आया। क्या माना जाए सर? नहीं, देखिए, मैं तो वही जैसे आप लोगों से जानकारी मिलती है बाकी आदमी सुनता है, तो 23 जून को महाजुटान हुआ। लोगों ने कहा कि विपक्ष का फॉर्मेशन होगा, पर कुल मिला के जो बात सामने आई वो ये आई कि एक पारिवारिक बैठक हुई। मेरे दृष्टि से ममता जी आए, अभिषेक बनर्जी को लेके आई, शरद पवार जी आए थे, सुप्रिया सुले जी को लेके आए थे अपनी लड़की को, उद्धव जी आए, आदित्य ठाकरे जी अपने बेटे को लेके आए, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जी दोनों 3 पीढ़ी से राजनीति वो परिवार कर रहा है। तो एक पारिवारिक जुटान हुआ, कोई नीतिगत फैसला हो नहीं पाया। नीतीश जी के मन में जो बहुत बड़ी इच्छा थी कि उन्होंने इतना प्रयास करके सबको जोड़ा, तो शायद उनको कन्वीनर अथवा प्रधानमंत्री के लिए एक प्रिलिमिनरी कैंडिडेट के रूप से कुछ बात बने, तो वो सब कुछ हो नहीं पाया। और इस कारण से जैसे चर्चा हम सड़क पे सुनते हैं कि सीएम साहब के मन में कुछ चिंता तो रहेगी और शायद इसी कारण से वो सबसे भेंट मुलाकात फीडबैक ले रहे हैं। सर, मानेंगे कि जिस चीज़ के लिए बारात सजी थी उसमें दूल्हे का नाम ही नहीं लिया गया, दूसरे दूल्हे का नाम ले लिया गया। देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि अगर लालू प्रसाद यादव जी इतने समय के बाद किसी राजनीतिक मीटिंग में शामिल हुए तो वो कोई विशेष बात तो रही होगी। दूसरी बात, लालू जी अपना बात रखने का उनका एक बहुत विशेष तरीका है और उन्होंने अपने विशेष तरीके में
किसको दूल्हा बनाना है वो डिक्लेयर कर दिया, क्लियर कर दिया उस दिन। और उस दिन नजर भी आ गया विपक्षी एकता उसी दिन ध्वस्त नजर आई। अरे भाई, आप विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं। केजरीवाल जी दिल्ली से आए थे ये तय करके कि भाई हमारे और अध्यादेश पे सारे लोग हमारे साथ आएंगे, और पहले उन्होंने चिट्ठी लिखकर भी सूचित किया था सर। उनको नकार दिया गया। इतना नाराज हुए कि बिना चाय पिए, बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड किए उल्टा पैर लौट गए। जिस बैठक के लिए एक दिन पहले आए उसमें पीसी बैठक नहीं की। ममता जी आई, लेफ्ट को बोलने नहीं दी। महबूबा मुफ्ती जी और उमर अब्दुल्ला जी आए, ये लोग वापस जाते के साथ कश्मीर में अपना झगड़ा फिर चालू कर दिए। शरद पवार जी आए थे तो शरद पवार जी की तो अब पार्टी ही बिखर गई। तो ऐसे में विपक्षी एकता क्या और उस विपक्ष का महत्व क्या, ये जनता सब देख रही है, जान रही है। अपना वोट कोई इस पे व्यर्थ नहीं करेगा। लेकिन सर, हमने शुरू में कहा कि आप अमित शाह जी के टीम में हैं, आपकी काबिलियत है। एक बात जनता जानना चाहती है कि ऐसा कौन सा चुंबक है जिससे आप लोग विरोधी को खींच लेते हैं। देखा आपने कि अरविंद केजरीवाल यहाँ आए, किस प्रकार का व्यवहार था। वहाँ जाते हैं आपको समान नागरिक संहिता पर आप लोग का सपोर्ट कर दिए। शरद पवार को आप लोगों ने अभी कहीं का नहीं छोड़ा। एक बहुत बड़ा चुंबक है, उस चुंबक का नाम है माननीय नरेंद्र मोदी। वो ऐसा व्यक्तित्व है, वो ऐसा नेता है जिसको अगर युग पुरुष कहा जाए तो अतिशोक्ति नहीं होगी। नरेंद्र मोदी जी ना सिर्फ ईमानदारी से सरकार चला के दिखा दी है इस देश में तीव्रता से विकास करके दिखा दिए, और गरीब कल्याण का इस प्रकार का काम पिछले 9 साल में हुआ है जो उसके पहले के 25 साल में नहीं हुआ होगा। नरेंद्र मोदी जी का नाम है जो चुंबकीय शक्ति है, जो जनता और जन समर्थन को खींचती है। इसी कारण से जब 19 में चुनाव में नरेंद्र मोदी जी गए तो 14 से अधिक वोट और 14 से अधिक सीट लेके आए, और सबको दिख रहा है कि जब 24 में मोदी जी चुनाव के लिए जाएंगे तो शायद 19 से अधिक वोट, 19 से अधिक सीट पड़ेगा। और इसी कारण से लोग मोदी के पीछे आ रहे हैं। मोदी जनता के पल्स को जानते हैं और जानते हैं, उन्होंने 2 मुद्दे देश के सामने रखे कि इस देश में लोकतंत्र चलेगा या परिवारवाद, देश को तय करना है। इस देश में समान अधिकार चलेगा या तुष्टीकरण की राजनीति चलेगी। इसी का नाम यूनिफॉर्म सिविल कोड है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से नजदीकी कितना बड़ी है सर? नीतीश कुमार जी से नजदीकी बढ़ने के प्रश्न पे क्या जवाब दिया जाए? हम आपको 3 उदाहरण देते हैं। अभी आपने प्रशंसा किया, गृह मंत्री जी ने प्रशंसा किया, हम कर रहे हैं। हालांकि आप और लोगों से पूछेंगे तो कहेंगे कि हमलावर रहे, लेकिन शुरुआत उन्होंने किया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जन्म हुआ। दूसरी बात, तीसरी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो पिछले सप्ताह में लिस्ट जारी किया था तमाम दलों के नाम से कि इतने लाख का घोटाला है, यहाँ आरजेडी का भी नाम था, जदयू का नाम नहीं। ये तमाम बातें इशारा कर रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से न सिर्फ खिड़की खुली हुई है बल्कि बीजेपी उनके लिए दरवाजा खोल कर बैठी है। देखिए, बीजेपी ने अपना मन बना लिया है। भारतीय जनता पार्टी 2025 में बीजेपी के कार्यकर्ता को सीएम बनाकर इस प्रदेश की बागडोर अपने हाथ में लेकर यहाँ के जनता का जो दुख दर्द और समस्या है उसको मिटाने के लिए मोदी जी और बिहार में डबल इंजन की सरकार जोड़ के हम काम करना चाहते हैं। ये बात तय है। तो ये बात सही है कि भाजपा अपने मुख्यमंत्री के लिए प्रयासरत है। भाजपा उस पूर्ण बहुमत की सरकार के लिए लगी हुई। लेकिन कहा जा रहा है सर कि मुख्यमंत्री जी से पूरी बात हो गई है, सिर्फ इस बात पर अटका हुआ है कि 25 का जो विधानसभा चुनाव है वो लोकसभा के साथ हो जाए, नीतीश कुमार आप लोग के साथ। देखिए, इस पे मेरा कोई भी टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। ये प्रश्न आपको शायद नीतीश कुमार जी के यहाँ जाके पूछना चाहिए कि वो इतने तीव्रता से सबसे क्या मिल रहे हैं, क्यों मिल रहे हैं। नीतीश कुमार जी कल क्या करने वाले हैं शायद खुद आज जदयू के सबसे बड़े नेताओं को नहीं पता होगा। जदयू के नेताओं को नहीं पता होगा तो हमको कहां से पता होगा? ये उनका आंतरिक मामला है। आप लोग पास जो चुंबक है, नरेंद्र मोदी जी के पीछे जनता दीवानी है, जनता का समर्थन उनके साथ है। जितने राजनीतिक दल हैं जो जनता से जुड़े हुए हैं, जो जनता की आवाज सुन रहे हैं, उनके लिए संकेत साफ है, इंडिया वांट्स मोदी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आने के बाद से आप इनकार कर रहे हैं सर? देखिए, मैं ना इसका पुष्टिकरण करूंगा, ना इनकार करूंगा, ना मेरा इस पे कोई मत है। राजनीति है,
मेरा ये मानना है कि आज की राजनीति स्पष्ट है। सम्राट चौधरी जी हमारे अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये बात खुलकर रखी है कि भाजपा पूर्ण बहुमत की सरकार 2025 में बने, इसके लिए प्रयासरत है। 24 में 40 में 40 सीट आए, इसके लिए प्रयासरत है और हम इसी लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। चिराग पासवान कब आ रहे हैं? ये प्रश्न तो आपको चिराग पासवान जी से पूछना ज़्यादा उचित है। सर मांझी जी के समय भी यही बात हुई थी, सब चीज़ ऊपर क्लियर था, यहाँ सिर्फ समय का इंतजार किया जा रहा था। कहा जा रहा है ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। चिराग पासवान तैयार बैठे हुए हैं, मुकेश सहनी तैयार बैठे हुए हैं। देखिए, मैं फिर वही बात दोहराऊंगा, चिराग जी की पार्टी का भी बेस्ट परफॉर्मेंस तभी हुआ है जब वो भाजपा के साथ थे। निश्चित तौर पर ये फैक्ट है जी, मैं तथ्य बता रहा हूं। एकदम सही बात सर। मुकेश सहनी जी का भी जो वोटर है वो मूलतः भाजपा समर्थन वाला ही लोग है, ये बात भी तथ्य है, फैक्ट है जी। तो मुझे लगता है कि अपने वोट बैंक की आवाज सुनते हुए ये नेता भी सही फैसला सही समय पे करेंगे। भाजपा मानती है कि देश के विकास के लिए, बिहार के विकास के लिए मोदी जी के झंडे के नीचे जितने लोग आना चाहते हैं, समान सोच वाले लोग जो देश को विश्व गुरु बनाने के लिए काम करना चाहते हैं, देश के विकास के लिए काम करना चाहते हैं, देश में करप्शन मिटाने के लिए काम करना चाहते हैं, सबका स्वागत है और सब भाजपा के साथ आएंगे भी। नीतीश कुमार की पार्टी में टूट का कयास लगाया जा रहा है सर, इन बातों से आप कितना सहमत हैं? देखिए, मैं क्या कहूँ इसके बारे में। नीतीश कुमार जी एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने खुद कुछ महीनों पहले डिक्लेयर किया कि उनके पार्टी का उत्तराधिकारी दूसरे पार्टी से हो, दूसरे पार्टी से हो। तो जब किसी पार्टी में यह तय हो जाए कि उसका उत्तराधिकारी ही दूसरे पार्टी से होगा तो उस पार्टी का अस्तित्व तो बचेगा कैसे? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये माननीय मुख्यमंत्री जी खुद कह रहे हैं। तो सबके सामने स्पष्ट है कि जदयू में एक भगदड़ का माहौल है और शायद उसी को समेटने का प्रयास हो रहा है। आखिरी सवाल है सर मेरा, जब बीजेपी साथ में रहती है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार न सिर्फ बेहतर काम करते हैं बल्कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक रहती है। इन दिनों बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आप देख सकते हैं सर, क्राइम का ग्राफ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि हम जून 2023 में बैठे, जुलाई हो गया जी, सरकार और पिछले चुनाव को 2.5 साल हो गया, आधा काल खत्म हो गया जी। इस आधे काल में मुख्यमंत्री जी ने क्या ठोस 5 काम भी बिहार के लिए, विकास के लिए किया हो, या 2.5 साल में 2.5 काम ही बता दें। बिहार की सरकार किसी बड़े विकास के प्रोजेक्ट की बात ही नहीं कर रही जी। कोई बड़ा डेवलपमेंट ओरिएंटेड काम हो नहीं रहा बिहार में, और जो पुल पुलिया बन रहे हैं वो तो ऐसे ढह रहे हैं कि आदमी को समझ में नहीं आ रहा है कि सीमेंट डाला था कि रेती से बना दिया था। इसके बीच में राजद और जदयू के गठबंधन होने के साथ ही साथ बिहार में क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है। आमूमन पटना जैसे कैपिटल में डकैती और इस तरह के काम हो रहे हैं। स्वयं मुख्यमंत्री जी खतरे में है। अभी पिछले कुछ दिन पहले मैंने पढ़ा कि मॉर्निंग वॉक पे जा रहे थे तो चेन स्नैचिंग हो गया, तो बेचारे वो रास्ता से हटे, तड़प के वो फुटपाथ पे चढ़े सड़क से। तो ये बिहार के लिए चिंता का विषय है। अगर लॉ एंड ऑर्डर चरमराएगा तो विकास कहां से आएगा, विकास नहीं आएगा तो रोजगार कहां से आएगा, रोजगार नहीं आएगा तो बिहार का युवा कहां जाएगा। और अब तो नीतीश कुमार जी ने और भी एक बड़ा व्यवस्था कर दिया है कि जो थोड़ा बहुत सरकारी रोजगार दे भी रहे थे उसमें भी बोल रहे हैं कि बिहार के बाहर के युवा के, जिसको लेकर कहंगा वो मचा। तो मतलब क्या सरकार कर रही है, 2.5 साल में क्या हुआ है? हमको तो लगता है कि बिहार 2.5 साल में रिवर्स गियर में ही गया। सरकार से ज्यादा रोजगार तो आपने अपने स्तर से दे दिया होगा। नहीं, ये मैं कहता हूं कि सरकार को अपना काम करना जरूरी है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, इन्वेस्टमेंट के लिए एक अनुकूल परिस्थिति बनाना, बड़े पॉलिसी एक्शन लेते हुए समाज की समस्याओं का निदान करना, यह सरकार का काम है। नीतीश कुमार जी ने 2.5 साल में इसमें कोई पहल नहीं की है, और अगर की है तो मैंने तो ऐसा कोई रिपोर्ट कार्ड, ऐसी कोई चर्चा, ऐसा कोई नहीं देखा।
सर, हमने आखिरी सवाल कहा था, लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल छूट रहा था। पटना साहिब से इस बार चर्चा है कि ऋतुराज सिन्हा चुनाव लड़ेंगे, इस बातों में कितना चर्चा है? देखिए, अभी मैं पार्टी का राष्ट्रीय सचिव हूँ। मुझे पार्टी ने काम दिया हुआ है, नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों का दायित्व मेरे पास है और करने को बहुत कुछ है। एक कार्यकर्ता के रूप से मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ और पूरी तरह व्यस्त भी हूँ। जनता चाहती है आपके जैसा युवा नेता अगर आता है तो पटना साहिब में निश्चित तौर पर आपने करके दिखाया है, इसलिए यह सवाल। देखिए, मैं बीजेपी का पूरा फुल फॉर्म समझ लीजिए। बीजेपी का पहला है बी यानी भारत, जे मतलब जनता और पी मतलब पार्टी। पहले भारत के लिए क्या उचित है ये भाजपा तय करती है, जनता के हित में क्या है ये भाजपा तय करती है, फिर पार्टी के हित में क्या है ये तय करती है। ये 1, 2, 3 में इंडिविजुअल पर्सनालिटी का तो कोई चर्चा ही नहीं है। तो हम लोग नेशन फर्स्ट वाले लोग हैं, जनता फर्स्ट वाले लोग हैं, पार्टी जो करती है उसके सम्मान करने वाले लोग हैं। पार्टी का जो निर्देश होगा वो सोचा जाएगा, जब समय आएगा तो तय किया जाएगा। आज करने को बहुत कुछ है और उसमें हम लगे हैं। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ ऋतुराज सिन्हा जी, जिन्होंने साफ तौर पर बहुत ही चालाकी से अपनी उम्मीदवारी की बात को डाल दिया है। लेकिन एक बात जो तय है, लगातार हम कहते आए हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार एक खिड़की खुली रखते हैं। हम यहाँ तक करें कि बीजेपी ने उनके लिए अपना दरवाजा खोलकर रखा है। ऋतुराज सिन्हा ने न इस बातों को माना है, न इससे इनकार किया है। बिहार की राजनीति में आगे क्या होगा देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग रिएक्शन।